सत्यमेव जयते साथियों, ह्यूमैनिटी के लेसन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के लेसन में बारी है एक ऐसी शख्सियत की जिसका जन्म पर्व हर वर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और हमारे पीछे जो आप फोटो देख रहे हैं वो उसी शख्सियत का एक चित्र है जिसकी हम बात करने वाले हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। जी हाँ, आपने सही सुना। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक ऐसी शख्सियत है जो किसी जाति, धर्म या मजहब तक सीमित होकर नहीं रह गई है। आज ये पूरे विश्व भर में बहुत बड़े नाम से जानी जाती हैं और इस शख्सियत को उतना ही बड़ा सम्मान देना चाहिए भी, क्योंकि इन्होंने काम इंसानियत के नाते बहुत ही बड़ा काम किया है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस सवाल का जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहें हमारे साथ और लगातार आप इस चीज़ को इंक्वायरी करिए कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में जो भी क्वेश्चन उठते हैं, जो भी प्रश्न उठते हैं, उनका मैं आपको इस वीडियो के द्वारा सही जवाब देने की कोशिश करूंगा। जैसे एक सबसे बड़ा जवाब ये है कि क्या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरा भारत का संविधान बना दिया, या डॉक्टर अम्बेडकर क्या है? डॉक्टर अम्बेडकर को कैसे जाने कि वो क्या है? क्या वो एक जाति विशेष के नेता है, मसीहा है, या क्या है? तो डॉक्टर बी.आर. को अम्बेडकर की पुस्तकों को पढ़ने और संविधान को पढ़ने और उस पूरे पर्सपेक्टिव को समझने के बाद में हमने ये डिसीजन लिया कि हम इस पर वीडियो बनाकर आप लोगों तक ये जागरूकता पहुंचाएं जो बी.आर. अम्बेडकर वास्तव में क्या है। ठीक है, पहले तो हमें ये जान लेना जरूरी है कि भारत क्या था या क्या है। भारत क्या है, ये सबसे अजीब प्रश्न रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने भी और डॉक्टर अम्बेडकर के सामने भी कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर आया, क्योंकि एक भारत के अंदर बहुत विविधताएं हैं और ये सालों साल आक्रामकों की भूमि रही हैं। यहाँ पर लोग आते रहे हैं, बाहर से विदेशी आक्रामक आते रहे हैं और पता नहीं एक अजीब स्थिति पैदा हो गई है कि भारत है क्या। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक धरती कहते हैं, प्रकृति से सराबोर धरती कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत को इन लोगों ने समझ लिया हो, क्योंकि ये जो आध्यात्मिक धरती कहते हैं भारत को, इन लोगों ने जो पर्सपेक्टिव भारत के बारे में गढ़ा वो भी बड़ा अजीब है। जैसे कि जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और इस सब चीज़ों को लेकर के हमेशा कुछ ना कुछ विवाद रहते देखते हैं हम अखबारों में, हमेशा कुछ ना कुछ विवाद उठते रहते हैं। तो ये क्या कारण है, क्यों उठते हैं? ऐसा क्यों है कि एक ही भारत होने के बावजूद हम सब आपस में ही झगड़ रहे हैं? हमारी समस्याएं क्या हैं? तो इस समस्या का समाधान मानवता ही कर सकती है और मानवता एक बहुत ही खूबसूरत अवधारणा है और इस अवधारणा को भी हम समझेंगे, लेकिन हम इससे पहले थोड़ा सा भारत के पर्सपेक्टिव में समझ लेते हैं कि भारत वास्तव में क्या है। देखिए दोस्तों, कि भारत के अंदर जो लड़ाई है वो मेरे ख्याल से चेतना को लेकर है। ठीक है, जो बुद्ध से पहले का भारत था, जो बुद्ध के बाद में भारत बन गया और जो बुद्ध के समय का भारत था, ये भारत सब अलग अलग भारत है। और जो आज का भारत है, इस भारत में भी हमें ऐसा लगता है कि दो बड़े आइडियाज काम कर रहे हैं, दो बड़े आइडियाज है जो लड़ रहे हैं भारत को लेकर। जैसे राइट विंग, लेफ्ट विंग, आपने पॉलिटिक्स के अंदर सुना होगा। तो अंबेडकर एक ऐसी शख्सियत है जिसने इसे जानने का प्रयास किया था और उन्होंने देखा कि भारत में जो जाति व्यवस्था है वो एक प्रकार की व्यवस्था है जो कभी मतलब बुद्ध से पहले हुआ करती थी। और वो क्यों हुआ करती थी, उसका एक गोल होता होगा। वो अंबेडकर ने नहीं कहा, लेकिन मैंने ये सारा पढ़ने के बाद में, जैसे बुद्ध को भी मैंने पढ़ा है, तो मैंने ये समझने के बाद में अंदाजा लगाया कि जो व्यवस्था बुद्ध के पहले थी वो अध्यतम व्यवस्था थी और अध्यतम व्यवस्था अध्यतम के गोल को अचीव करने के लिए थी। तो उस व्यवस्था को बुद्ध के बाद में भी कोई कह सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि एक षड्यंत्र पूर्वक बुद्ध के समय भारत अच्छा था, विश्व गुरु बन गया था और सोने की चिड़िया बन गया था। लेकिन उसके बाद में एक ऐसा समय आता है जब भारत में फिर से जाति व्यवस्था को मजबूत बनाया जाता है और जाति व्यवस्था को मजबूत करके एक धर्म खड़ा किया जाता है, हिंदू धर्म। हम हिंदू धर्म पर कोई एक्सेप्ट नहीं लगा रहे हैं, बट हम ये कह रहे हैं कि वो किन लोगों ने है जो एक ही धर्म के लोगों को 3-4 भागों में बांट दिया।
और उनके बीच में ही मतभेद बने रह गए। और वो क्यों बने रह गए, वो इतने अस्पृश्य और इतने ऐसे क्यों उन्हें वो बनाए रखा गया कि उनका मतलब शोषण होता रहा, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, हर प्रकार से। तो इस बात को समझने के लिए ही हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को समझना भी जरूरी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध के बारे में भी एक पुस्तक लिखते हैं, बुद्ध एंड हिज धर्म, यानी कि बुद्ध और उनका धर्म क्या है। तो मैं समझता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं जो एक इंसानियत के नाते कुछ चीजों का सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, ठीक है। और उन्होंने केवल निम्न जातियों का ही नहीं, स्त्रियों का भी उद्धार किया। और उन्होंने यह भी कहा कि जो भी दलित है, दलित माने जिसका भी दलन हुआ है, शोषण हुआ है, वो किसी भी जाति धर्म से हो सकता है। ये नहीं कि वो कोई एक ही व्यवस्था में, लेकिन वो व्यवस्थागत जब बात आती है तो वो हमेशा सामाजिक रूप से जो निचले तबके हैं उनका ख्याल रखने की बात करते हैं। संविधान के अंदर भी उन्होंने ये बात रखी है और ये अच्छी बात है, रखनी चाहिए। क्योंकि उनका एक बिग पर्सपेक्टिव है। लेकिन भारत के अंदर जो ये व्यवस्थाओं का टकराव है, जैसे कि आज का मॉडर्न इंडिया है, जब हम देख रहे हैं कि दो व्यवस्थाएं आपस में टकरा रही है। एक अध्यतम चेतना की व्यवस्था जो हजारों सालों से लोग रटे पड़े हुए, वही जाति व्यवस्था, वही उनका राइट विंग जैसा, और एक लेफ्ट विंग जो नई व्यवस्थाओं की, जो भौतिक चेतना की व्यवस्था है, जो शिक्षा के नाते आ रहे हैं। डॉक्टर फूले ने भी कहा है, ठीक है, कि गुलामगिरी बंद करिए। तो ऐसे मायनों में ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है हमें समझना कि ये दो व्यवस्थाओं की लड़ाई है, यानी कि दो चेतनाओं की लड़ाई है। और इसमें से एक व्यवस्था को हमें अब रोकना होगा, क्योंकि यदि हम उस व्यवस्था को अगर नहीं रोकते हैं, उस व्यवस्था का कोई मतलब ही नहीं है। उन्हें हम क्यों बनाए रखना चाहते हैं? उस व्यवस्था का गोल बुद्ध से पहले था, वो पूरा कर लिया गया। आध्यात्मिक उन्नति उस समय हो चुकी थी। अब उस व्यवस्था को क्यों जारी रखना? अब हमें एक व्यवस्था, दूसरी जो नवीन व्यवस्था है, उस पर ध्यान देना चाहिए। और यदि हम उस पर व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हम आजाद भारत होते हुए भी आज भी पिछड़ रहे हैं। उस भौतिक चेतना की व्यवस्था को पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो अंग्रेजों के समय से बनी है, जो पुणे जागरण से बनी है, जो औद्योगिक क्रांति से बनी हुई है, जो तकनीकी क्रांति से बनी हुई है। उस व्यवस्था पर अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, उसकी एजुकेशन व्यवस्था और उसके पूरे सिस्टम पर ध्यान नहीं देते, और बहुत जरूरी है। हम अध्यतम क्या रट रहे हैं? हम क्या अध्यतम को भी समझते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे जो लोग हैं वो सिर्फ रटे पड़े हैं। पंडों की टाइम से पंडितों ने जो उस समय रटाया था अध्यतम व्यवस्था में, जो चीजों समझनी थी वो केवल रटी रटाई आज भी जारी है। कुछ भी उसमें समझने जैसा नहीं है। और आज की शिक्षा व्यवस्था में भी वो दोष आ गया है कि आज के बच्चे भी वो वैसा सवाल नहीं कर पाते, वैसा तर्क क्यों नहीं कर रहे हैं। वो भी नई चीजों को केवल रटने के आधार पर ही उनको ग्रहण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर अंबेडकर एक नए भारत के निर्माण के तहत ये भी कहना चाहते हैं कि आप तर्क करिए और आप इस व्यवस्था को, जो पहले से बनी आ रही व्यवस्था है, उसको बदलना है भौतिक चेतना के पर्सपेक्टिव में, तभी चीजें सही हो पाएगी। ठीक है, इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और अब हम बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के बारे में। तो डॉक्टर अंबेडकर का जीवन क्या है कि वो, उनके जो पिताजी थे, उनका पूरा इतिहास रहा है महाराष्ट्र के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर। तो जो महाराष्ट्र के अंदर उनके दादा परदादा हुआ करते थे, वो शिवाजी राजे भोसले की सेना में सूबेदार हुआ करते थे या सैनिक हुआ करते थे। और इसी कारण थोड़ा सा वो निम्न जाति के होते हुए भी उनके दादा परदादाओं की स्थिति थोड़ी ठीक थी, इस कारण वो पढ़ पाए और उन्हें कुछ सपोर्ट मिल गए। उन बड़ौदा दीवान का जो भी उनके सपोर्ट देना था उस शिक्षा के लिए, उन्होंने उन्हें पढ़ने के लिए विदेश भेजा। और डॉक्टर अंबेडकर ने खूब पढ़ाई भी की, 32 डिग्रियां 6 भाषाओं में। और जब वे भारत आए तो वो बहुत ही मजबूत व्यक्ति बनकर उभरे। उन्होंने पूना पैक्ट के तहत सीधे महात्मा गांधी जी से भिड़ंत की, और वो भी बहुत अच्छे तर्क के साथ, अच्छे लॉजिक के साथ की,
जिसके कारण भले ही बापू नाराज हुए या वो चाहे जो भी है, उन्हें भी अपना विचार बदलना पड़ा हो या नहीं बदला, उन्होंने हरिजन को लेकर जो कहा और जो बाबा साहब ने जो तर्क रखा कि भाई हरिजन इसका क्या मतलब सेंस बनता है, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा गुड क्वेश्चन था। और उसके बाद में जो प्रत्यक्ष निर्वाचन की उनकी मांग थी वो भी बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि एक ही भारत है, अगर एक ही भारत में सब साथ रहना तो सब सही प्रकार से रहे, अलग अलग उनका धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर भेदभाव क्यों फिर। तो ये बहुत ही गुड क्वेश्चन था और उसकी झलक हमें फिर संविधान में मिलती है जब संविधान निर्माण हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाबा साहब के साथ जो आजकल लोग जोड़ देते हैं कि ये आरक्षण बाबा साहब ने ऐसी व्यवस्थाएं कर दी, नहीं नहीं, आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब से पहले और अंग्रेजों के समय से भी चली आ रही थी और यहाँ के राजा महाराजाओं ने हर प्रकार से जो भी गरीब या कुचले तबके थे उनको थोड़ा थोड़ा आरक्षण देना शुरू कर दिया था। तो बाबा साहब ने ये स्पष्ट करके संविधान के अंदर आरक्षण की व्यवस्था को रखा, लेकिन एक संवैधानिक रूपरेखा और ढांचे के तहत, प्रारूप के तहत। तो बाबा साहब ने अकेले संविधान भले ही नहीं बनाया हो, पूरी कमेटी बैठी हो, पूरी सभा बैठी हो, उन सबके मत के आधार पर एक संविधान का निर्माण होता है, हर चीज पर डिस्कस होकर के। इसलिए यहाँ पर बाबा साहब के ऊपर कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि बाबा साहब ने कोई संविधान में आरक्षण का बाबा साहब ने अकेले लिख दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। सभी चीजें जो संविधान में लिखी गई वो पूरे तर्क के साथ और पूरी संविधान सभा की जो मत प्रणाली है उसके तहत लिखी गई। और आप तो जानते ही हैं संविधान में 2 वर्ष से 11 माह से ज्यादा समय लगा। तो उस पूरी प्रक्रिया के जितनी भी बैठकें हुई उसमें बाबा साहब ने संविधान का प्रारूप बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और इसको अंतिम मोड़ देने के लिए, संविधान को अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। इसी कारण बाबा साहब ये भी कह सकते हैं कि बाबा साहब ने संविधान के एक संविधान के एक भाग्य विधाता हैं वो, ठीक है। एक भाग्य विधाता के पास क्या होती है, एक रूपरेखा होती है। तो जिस रूपरेखा पर उन्होंने कार्य किया वो बहुत ही सराहनीय है। इसी कारण हमारा संविधान भी पूरे विश्व भर में बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही अच्छा और सराहनीय है, ऐसा कहा जा सकता है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विषय में ये भी है। उसके अलावा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जीवन में एक 1935 का आरबीआई का है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी प्रॉब्लम ऑफ रूपी, और वो भी पुस्तक उन्होंने बहुत अच्छी लिखी और उसके आधार पर आरबीआई का गठन भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसी कारण तो हम आज एक बहुत बड़ी जीएसटी और जीडीपी बना पाए हैं, जीएसटी नहीं, जीडीपी बना पाए हैं, ठीक है, उसकी व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था बना पाए हैं। तो ये भी एक बहुत कह सकते हैं कि अच्छा विचार था। उसके अलावा जल नीति पर उनका बहुत ही अच्छे विचार थे। उन्होंने नदियों को जोड़ने और लोगों को हर भाग तक, भारत के हर भाग तक जल पहुंचाने की जो योजना थी, उन पर आज के नेताओं को काम करना चाहिए। सच में वेरी एक्सीलेंट विचार थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के। उसके अलावा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम देखते हैं तो उनकी निजी जीवन में उन्होंने 2 शादियां की थी और एक शादी के अंदर उन्होंने ब्राह्मण लड़की से शादी की। तो उन्होंने अपने जीवन में भी इन विचारों को उतारा है। उन्होंने कोई जातिगत भेदभाव नहीं माना और उनके साथ जो जातिगत भेदभाव हुआ पानी पीने को लेकर है या महार सत्याग्रह है या उन्हें कहीं रहने के लिए कमरा तक नहीं मिला, ऐसा उनको कहा जाता है। और वो वीजा वाली उनकी बुक है, तो वो सब कुछ मतलब आ जाती हैं बातें। तो वो देखते हैं कि मैं एक इतना पढ़ा लिखा नौजवान हूं, फिर भी मेरे साथ इस देश के अंदर ऐसी ऐसी कंडीशन हो रही है, तो मतलब देश के बाकी लोगों का क्या होगा। तो इसी कारण वो कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा जरूर हूं, लेकिन मुझे मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और इसी कारण उन्होंने एक बुद्ध धर्म का नवयान संप्रदाय बनाया, ठीक है, वो भी भारत को एक दिशा देने के लिए, ठीक है। और भारत के बारे में जो आखिरी उनका संदेश है वो एक तो ये है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा से अगर चाहे और संविधान का लोग जो पालन करवाने वाले अच्छे हो तो ये भारत सच में एक दिन बहुत अच्छा देश बन जाएगा, ठीक है।
और आज मैं अपनी ओर से ये कहना चाहता हूं आप लोगों को कि आप बाबा साहब को पढ़ें और एजुकेशन अच्छे से लें। ये बाबा साहब का सपना आप साकार करें, ठीक है। और आप ये समझिए कि आपका जो बाबा है, ये जो बाबा लोग घूमते हैं आध्यात्मिक बने हुए, प्लीज उनसे बचें। आपका बाबा ये बाबा है, इस बाबा को आप याद रख लो, ठीक है। आपके जीवन में शांति आ जाएगी, आपके जीवन में सुख आ जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। आप अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे और आप इस बाबा को याद रखेंगे, इस आदर्श को याद रखेंगे जो सबका आदर्श है, पूरे भारत का आदर्श है, पूरे भारत का आदर्श। इसलिए कह रहा हूं कि हम में से अधिकतर लोग, जैसे कि मैं जाट घर से आता हूं, मैं बाबा साहब को अपनाता हूं, इसमें क्या हर्ज है? बाबा साहब को अपने से राजपूत है कि जाट है कि क्षत्रिय है कि मुस्लिम है कि कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। और मैं नहीं कहता कि हमें ऐसी जातियां मानने की आवश्यकता है, क्योंकि आज जो आरक्षण व्यवस्था है उसमें जाति का प्रावधान वर्ग के अधीन कर दिया गया है। ओबीसी से आता हूं, ऐसा कहना चाहिए मुझे, SC ST OBC और सामान्य ये बना दिया। ये बाबा साहब ने बहुत ही खूबसूरत, इतनी 2700 कितनी 27,000 जातियां कितनी क्या थे उनमें गोत्र, उनको सिर्फ 4 में समेट दिया। और ये भेदभाव भी मिटने को है। अगर हम अपनी जो विवाह व्यवस्था है वो रोटी बेटी के संबंध को मिटा दें तो ये व्यवस्था पूरी तरह से मिट जाएगी, और मिट जानी ही चाहिए। ये व्यवस्था है किस लिए? व्यवस्था का क्या मतलब होता है? व्यवस्था का मतलब होता है किसी गोल को अचीव करने के लिए बनाई गई कोई व्यवस्था। और हमारा कोई आध्यात्मिक गोल का कोई अभी पर्पस नहीं है ना, हम एजुकेशन प्राप्त करें, आज की भौतिक चेतना है, इसको समझो। तो इस कारण ये सब खत्म करो, जातिवादी, देश को आगे बढ़ाओ और भौतिक चेतना में जियो, ताकि आप सुख से जी पाओ और अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा भारत देकर आप जा पाओ। हर घर एक ऐसा अंबेडकर अब चाहिए। इसलिए कहता हूं कि अंबेडकर को आप अपना आदर्श बनाओ। इसी के साथ जय हिंद साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।